वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 22 जनवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जिसे अभी हाल ही में रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा, इसमें कर्नाटका को टॉप पोजीशन दी गई है मेजर स्टेट्स कैटेगरी में। अब यहाँ पे मेजर स्टेट्स कैटेगरी का क्या मतलब है वो समझेंगे। इसमें देखिए दो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रहे, एक तो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, और दूसरा है द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इसका जो पहला एडिशन है वो अक्टूबर 2019 में आया था, मतलब 2020 वाला दूसरा है। ये जो इंडेक्स है इसमें उद्देश्य ये रखा गया है ताकि हम पता कर सकें कि कौन सा स्टेट इनोवेशन यानी कि नवाचार के मामले में कितना ज्यादा बढ़िया कर रहा है। नेशनल लेवल पे भी आइडिया लग जाएगा, स्टेट लेवल पे भी आइडिया लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स तो देखिए 3 हैं। पहला कि स्टेट्स और यूटीज को रैंक किया जाए उनके इंडेक्स स्कोर के मुताबिक कि वो इनोवेशन को कितना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को भी ट्रेस कर लें जो किसी भी स्टेट्स में इनोवेशन को प्रभावित करते हैं। और तीसरा, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं उसके लिए मदद भी मिल जाएगी और हम इनोवेशन को थोड़ा और बढ़ा पाएंगे क्योंकि हमें रियल ग्राउंड सिचुएशन का पता होगा। पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें 2 की कंपोनेंट्स हैं, एक है इनेबलर और दूसरा है परफॉर्मेंस। इनेबलर्स का मतलब ऐसे कंपोनेंट से हैं जो प्रभावित करते हैं किसी भी पार्टिकुलर स्टेट या यूटी में इनोवेशन को। यही पैरामीटर हैं स्टेट इनोवेशन इंडेक्स के। वो हैं ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। ये तो हो गए इनेबलर। और परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में 2 बातें हैं, नॉलेज का आउटपुट कितना निकल रहा है और नॉलेज को हम डिफ्यूज कितना कर पा रहे हैं, उसे फैला कितना पा रहे हैं, उसका डिफ्यूजन कितना हो रहा है। रैंकिंग की बात करते हैं तो देखिए चूंकि हर स्टेट का साइज अलग है, पॉपुलेशन अलग है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, तो सभी को एक साथ समेट देना उचित नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस हैं। इसीलिए रियल रैंकिंग निकल कर आए, इस उद्देश्य से पूरे भारत को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। मेजर स्टेट्स जहां पर बड़े स्टेट्स हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स जहां पर अलग तरीके की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, और तीसरा है यूटी या फिर सिटी स्टेट। सिटी स्टेट के तौर पे देखिए यहां पर आप गोवा को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि गोवा बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन एक स्टेट है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस क्या निकल कर आया। कर्नाटका को टॉप पोजीशन मिली, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब का नंबर है। यूटी एंड सिटी स्टेट में बात करें तो दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिली है और उसके बाद जो रैंक मिली है दैट इज टू चंडीगढ़। नॉर्थ ईस्टर्न या हिल स्टेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, उसके बाद नंबर है उत्तराखंड का। यहाँ पर यूटी एंड सिटी स्टेट्स में जो गोवा है उसका 5वां नंबर है, उत्तर प्रदेश को 9वां और बिहार को सबसे आखिरी नंबर दिया गया है। यहाँ पर सबसे बढ़िया परफॉर्म किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट में हिमाचल प्रदेश और 5वां नंबर मिजोरम का है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल के बारे में है। जब भी कोई नई फर्म लगाई जाती है तो कई तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। इवन एग्जिस्टिंग कंपनीज को भी कई सारे कंप्लायंस फॉलो करने होते हैं। अब इस कंप्लायंस में कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। कई सारे कंप्लायंस तो ऐसे हैं जो बेकार के हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। और कई बार जो कंप्लायंस होता है उसमें एक व्यक्ति को अथॉरिटीज के सामने जाना होता है, वहां पे करप्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो हाल ही में डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल लॉन्च किया जो सिटीजन्स, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा। उद्देश्य यह है कि रेगुलेटरी बर्डन को कम किया जाए, बिजनेसेस के लिए भी, सिटीजन्स के लिए भी। ये एक प्रकार का ऑनलाइन रिपोजिटरी है। इस रिपोजिटरी में जितने भी कंप्लायंसेस हैं उनकी प्रॉपर जानकारी होगी और उनका मैकेनिज्म भी दिया गया होगा। फीचर ये है कि सभी सेंट्रल मिनिस्टर्स, स्टेट्स एंड यूटीज को यह कहा गया है कि आप कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करिए, रैशनलाइज करिए, और जब उन्हें सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा तो वापस से उसे इस पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो बिजनेसेस को, लोगों को पता चल जाएगा कि अब ये कंप्लायंस उन्हें फॉलो नहीं करना है। एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं वो उसी के हिसाब से जो कंप्लायंसेस वगैरह हैं उन्हें सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम कॉन्टैक्ट हो जो भी कंप्लायंस अथॉरिटीज हैं उनके साथ, बिजनेसेस या फिर जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में। तो इससे करप्शन के चांसेस भी कम होंगे। डीपीआईआईटी एक नोडल डिपार्टमेंट की तरह काम करेगी इस पूरे पोर्टल के लिए। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो आयरन ओर पॉलिसी 2021 के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अभी हाल ही में न्यू आयरन ओर पॉलिसी को अप्रूव किया, जिसके तहत रिक्स का एलोकेशन और आयरन ओर का ट्रांसपोर्टेशन गवर्न होगा। रिक्स का मतलब रेल के उन डिब्बों से है जिनसे आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या किया जाता है, या और भी सामान जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। क्या है इस पूरी
आयरन ओर पॉलिसी में। देखिए, आयरन ओर पॉलिसी 2021 जो है ये 10 फरवरी से इफेक्ट में आ जाएगी और इसके इफेक्ट में आ जाने के बाद जो भी इसके प्रोविजंस हैं उन्हें अपडेट कर दिया जाएगा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के मॉड्यूल में। ठीक है, अब यहाँ पर रेट अलॉटमेंट सिस्टम मॉड्यूल जो है, जिसमें ये कहा जाता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर कंपनी को जो आयरन ओर कलेक्ट कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, इतने रेट्स दिए जाते हैं, आप अपना सामान यहाँ से यहाँ तक लेकर जाइए, आयरन ओर लेकर जाइए। तो ये पूरा जो सिस्टम है उसके बारे में ये बातें की जा रही हैं। अगर हम आयरन ओर की बात करें तो रेलवे ट्रैफिक का 17% ये कवर करता है, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा जो फ्रेट लोडिंग है उसमें आयरन ओर का है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर देखिए, डॉक्यूमेंट्स जैसे रेक एक बार एलोकेट हो गया तो उसमें वापस से उसकी स्क्रूटनी होती थी, इसमें टाइम जाता था और कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस पूरे स्क्रूटनी के प्रोसेस को रिमूव कर दिया गया है। ये जो स्क्रूटनी का काम था उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेक मूवमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता था, इसका जो ऑफिस कोलकाता में है वहां से। तो अब इस पूरे संबंध में उनके पास कोई रेगुलेटरी रोल नहीं होगा, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। जो भी कस्टमर्स आयरन ओर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्होंने आयरन ओर को स्टेट या सेंटर के रूल्स के मुताबिक ही प्रोक्योर किया है और उसी के मुताबिक वो ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं। प्रायोरिटी देखिए ऐसे आयरन ओर ट्रैफिक को दी जाएगी जिसका इस्तेमाल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में होने वाला है, यानी कि मेक इन इंडिया को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा यहाँ इस पॉलिसी के माध्यम से भी। ओल्ड और न्यू प्लांट जो हैं उनको एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो शाहीन 3 मिसाइल के बारे में है। हाल ही में पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है शाहीन 3 मिसाइल को। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनकी काफ़ी हाई रेंज वाली मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी जो रेंज है वो 2750 किलोमीटर की है। तो अगर हमारे पड़ोसी देश के पास ऐसा कोई हथियार है तो डेफिनेटली हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, इस शाहीन 3 मिसाइल का जो डेवलपमेंट है इसे सन 2000 में पाकिस्तान ने शुरू किया था हमारे अग्नि 3 मिसाइल के रिस्पॉन्स में, ताकि वो हमारे साथ कंपीट कर सकें। हालांकि अब हमारे पास अग्नि 5 है जिसकी रेंज 5000 प्लस है किलोमीटर्स की है, तो यहाँ पर इनके पास भी अभी शाहीन 3 मिसाइल आ गई है। वैसे तो उन्होंने इसका जो टेस्ट है वो 2015 में ही कंप्लीट कर लिया था, बट मल्टीपल टेस्ट होते हैं, इस वजह से ये अगेन न्यूज़ में आया है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो सेंटर एम्पावर्ड कमेटी के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया था। इसको काम ये दिया गया था कि राजस्थान में जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है उसके बारे में आप सजेशंस दीजिए, कैसे रोका जाए, क्या किया जाए। इस पैनल ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। तो जो रिपोर्ट इन्होंने अभी सबमिट करी है उसमें क्या निकल कर आया है। सबसे पहले तो सैंड माइनिंग होती क्या है। देखिए, सैंड माइनिंग एक्चुअल रिमूवल है सैंड का, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, वहां से निकाल के लेकर आ जाते हैं रिवर्स से, स्ट्रीम से या लेक से, जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। जो सैंड है यानी कि रेत, ये एक माइनर मिनरल है सेक्शन 3 के मुताबिक, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, एमएमडीआर एक्ट। एमएमडीआर एक्ट का जो सेक्शन 15 है वो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो रेगुलेट करें कि जो मिनरल कंसेशंस हैं वो किस प्रकार से दिए जाएंगे। माइनर मिनरल्स के संबंध में लीज वगैरह देने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी ये भी है कि रूल्स फ्रेम करें ताकि इलीगल माइनिंग ना हो, ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज ना हो इन माइनर मिनरल्स का। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी एक गाइडलाइन जारी की थी 2016 में विद द टाइटल सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016, जहां पर इस इशू पर भी बात की गई थी कि सैंड माइनिंग जो इलीगल तरीके से हो रही है उसमें प्रॉपर रेगुलेशंस होने चाहिए। तो अभी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, कमेटी ने यह कहा कि अगर कोई इलीगल माइनिंग हो रही है सैंड की और कोई भी व्हीकल उसे लेकर जा रही है तो 10 लाख तक का फाइन लगाया जाए, या फिर 5 लाख पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से फाइन लगाया जाए अगर कोई बड़ी व्हीकल नहीं जा रही है। तो यहां पर देखिए ये भी कहा गया कि कोई भी अनरजिस्टर्ड ट्रैक्टर कमर्शियल व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल ना हो। मतलब कोई अगर ट्रैक्टर है जो सैंड माइनिंग में इस्तेमाल हो रहा है तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। यह भी कहा गया कि अगर कहीं पर इलीगल माइनिंग का मामला आता है तो उसके 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी खातेदारी लीजेस दी गई हैं सबको टर्मिनेट कर दिया जाए, ताकि डिटरेंस होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी मामला पकड़ा गया तो सभी लोग प्रभावित होंगे। जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसे भी स्क्रैप किया जाए। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखते हैं वो एनुअल गवर्नमेंट को पे करते हैं, एट द सेम टाइम कुछ बिडर्स होते हैं जिनको एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट करने की अथॉरिटी दी जाती है। इससे भी करप्शन फैलता है और इलीगल माइनिंग की संभावना बढ़ती है, तो इसे भी स्क्रैप करने की बात कही गई है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो त्रिपुरी रीसा के बारे में है। त्रिपुरी के सीएम ने अभी हाल ही में त्रिपुरी रीसा पहनकर एक फोटो पोस्ट की और कहा कि हमें इसे प्रमोट करना चाहिए।
त्रिपुरी रीसा ये एक कस्टमरी हैंड वूवन क्लोथ होता है ये जो कि त्रिपुरा के जो इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। रीसा ये क्या है जानते हैं। देखिए 3 कस्टमरी त्रिपुरी फीमेल अटायर में से एक रीसा है, तो बाकी 2 कौन से हैं? दूसरा है रिग्नाई और रिकुतु। जो रीसा है ये हैंड वूवन क्लोथ होता है जिसका इस्तेमाल सिर पर पहनने के लिए स्टॉल या फिर अपर क्लोथ के तौर पे किया जाता है। कई बार इसे लोगों को ऑनर करने के लिए भी किया जाता है, जैसे अंग वस्त्र देते हैं तो उसमें रीसा का भी इस्तेमाल किया जाता है। रिग्नाई की बात करें तो इसका इस्तेमाल लोअर पार्ट को कवर करने के लिए किया जाता है, इसका मतलब ही होता है पहनना, टू वियर। रिकुतु अपर हाफ बॉडी को कवर करता है, इसे चारों ओर से लपेट लिया जाता है। इसका इस्तेमाल चुनरी या फिर पल्लू की तरह भी किया जा सकता है। और त्रिपुरी जो वुमेन न्यूली मैरिड त्रिपुरी वुमेन होती हैं उनका सिर ढकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें, काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन होता है इसका और इसकी सोशल यूटिलिटी भी है। जब कोई भी बच्ची 12 से 14 वर्ष की उम्र में पहुंचती है तो एक कार्यक्रम होता है, सेरेमनी होती है। तो रीसा सेरेमनी के दौरान उस बच्ची को ये रीसा पहनाया जाता है, जहां पर जो महिलाएं होती हैं वो लामप्रा गॉड से प्रार्थना करती हैं उस बच्ची के पूरे जीवन में वेलबींग के लिए। इसका इस्तेमाल कई सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स पे भी किया जाता है, लाइक गरिया पूजा जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का एक कस्टमरी फेस्टिवल है। हेड टर्बन के तौर पे इसका इस्तेमाल वेडिंग्स वगैरह में, फेस्टिवल्स में किया जाता है। और जो मेल्स होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल धोती या फिर हेडस्कार्फ के तौर पे करते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो वीर सावरकर जी के बारे में है। अभी हाल ही में इनको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई है। एक उत्तर प्रदेश के एमएलसी ने ये कहा कि जो हिंदू महासभा के लीडर रहे विनायक दामोदर सावरकर जी, इनकी जो पिक्चर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की गैलरी में से हटा देनी चाहिए, जहां पर बाकी फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर्स के साथ इनकी पिक्चर को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ये बाकी फ्रीडम फाइटर्स की इंसल्ट है, जिसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी इमर्ज होकर आ गई है। तो हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में। इनका जन्म 1883 में भागुर में, जो कि नासिक के नज़दीक में एक विलेज है महाराष्ट्र में, वहाँ पर हुआ था। इन्होंने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था मित्र मेला नाम का, जिसका उद्देश्य ये था कि हम देश में नेशनल और रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को प्रमोट करें, लोगों तक पहुँचाएं। इन्होंने फॉरेन गुड्स को अपोज किया और स्वदेशी के आइडिया को प्रोपगेट किया। ये नास्तिकता को प्रमोट करते थे, एथिज्म को। इनका कहना था कि हर चीज़ रैशनैलिटी के बेसिस पे, तर्क के आधार पर ही होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने कई सारे हिंदू ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स को भी डिसअप्रूव किया। इवन इन्होंने काउ वर्शिप को भी डिसमिस किया, ये कहते हुए कि ये महज एक सुपरस्टिशन है। विनायक सावरकर जी जो थे वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे थे 1937 से 43 के बीच में। जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट हो जाने के बाद, जिसमें कांग्रेस से बिना पूछे अंग्रेजों ने भारत को शामिल कर लिया था, उस दौरान हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कई सारे जगहों पर सरकारें बनाई थी, जैसे कि सिंध, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी को भी फाउंड किया था, वो तिलक जी की स्वराज पार्टी का भी हिस्सा थे। फ्री इंडिया सोसाइटी को भी वीर सावरकर जी के द्वारा ही फाउंड किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि जो भी फेस्टिवल्स फ्रीडम मूवमेंट के लैंडमार्क्स हैं उनको सेलिब्रेट किया जाए और इंडियन फ्रीडम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातों को पहुंचाया जाए। एक की जो कंपोनेंट है उनके विचारों का वो ये है कि उनका ये मानना था कि हम हथियारों का इस्तेमाल करके अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। तो यहाँ पर इनके विचार जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी से मिलते जुलते थे। उन्होंने इंग्लैंड में जो इंडियंस थे उनके साथ कोऑर्डिनेट करना भी शुरू कर दिया था, जो वेपन्स के साथ इक्विप्ड हुआ करते थे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। इनकी एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और उन्होंने एक किताब हिंदुत्व हु इज हिंदू भी लिखी हुई है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उन्होंने अभी हाल ही में 19th मीटिंग नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल की एड्रेस की, जहां पर यह टारगेट रखा गया कि 2025 तक रोड पर होने वाले एक्सीडेंट्स को 50% तक कम किया जाएगा। तो नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल है क्या? ये एक प्रकार की एडवाइजरी बॉडी है जिसे मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 1988 के सेक्शन 215 के तहत बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव ये ही है कि रोड सेफ्टी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और इस काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ही होते हैं। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया, कर्नाटका ने टॉप किया। आरएनओ पॉलिसी 2021 इससे रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। सैंड माइनिंग ये एक मेजर मिनरल
है जिसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 ऑफ MMDR एक्ट ऑफ 1957। नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल एडवाइजरी बॉडी है, 1988 के मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत बनाई गई। त्रिपुरी रीसा, ये 3 कस्टमरी जो अटायर होता है त्रिपुरी फीमेल का, उनमें से एक है, बाकी 2 रिग्नाई और रिकुतु हैं। तो बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पर इस पूरे सेशन की जो PDF है वो आपको ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी। आज के इस सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।